एक लड़की थी, देखने में आकर्षक थी। लड़के शाम से ही उस पर निगाह रखे हुए थे, 2 लड़के। इस केस में जो मुझे विचलित किया जिस चीज़ ने, वो ये था कि लड़की प्रेग्नेंट थी। डेथ सेंटेंस देनी होती है तो उससे पहले तो 1 हफ्ते पहले से मन में बड़ा विचलन भावना आती है कि आखिर जीवन देने वाला भगवान है, हम लोग कौन है। मेरे सामने लड़की का चेहरा और उसके बच्चे का चेहरा घूम रहा था, फीटस में था बच्चा। फांसी की सजा देने के बाद वो पेन तोड़ देते हैं। हाँ, वैसे पिक्चर में दिखाते हैं, हालांकि हमने भी तोड़ा था। लड़की के फादर एफआईआर लिखा देते हैं, हमारी लड़की माइनर थी और लड़का भगा ले गया और बात सब। लेकिन ये लोग एक्चुअली क्रिमिनल तो है नहीं है, क्योंकि ये तो प्यार तो दोनों ने किया है, एक ने किया नहीं है। आप अपनी इच्छा से भाग के गए थे, उन्होंने आसमान में शादी की, शादी गई। अब उसका जब पुलिस पकड़ लेती है, उनके 1 महीने बाद पैसे खत्म हो जाते, लौट के आते हैं जब वो, तो पुलिस लड़के को बंद कर देती है। क्योंकि इसमें जो गवाही होते हैं, एक तो थाने के बाहर चाय बेचने वाला होता है, 2 पुलिस के इंस्पेक्टर होते हैं, इनका ट्रांसफर हो चुका था, जब नंबर आता मुकदमे तो वो गवाही देने पहुंच नहीं पाते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा बीमार है, आपने डॉक्टर चड्ढा से अपॉइंटमेंट लिया, साहब शाम को हम आएंगे, उन्होंने टाइम दिया 5 बजे। जब आप वहाँ पहुँचते हैं, डॉक्टर साहब कहेंगे तो आज तो हमारी नर्स हड़ताल पर है, या कल आई, कैसा लगेगा आपको। एक सब इंस्पेक्टर केस मेरे पास आया कि उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिल रही थी, तो वो आया पेंशन, मैंने कहा पेंशन में क्यों नहीं मिली। पुलिस साहब कि हम पे एक चोरी की एफआईआर हो गई थी, इसमें किसी को इंटरेस्ट क्या है, खाली रिपोर्ट आ गई थी, न तो हमारे पेशकार को इंटरेस्ट है, न कोर्ट को इंटरेस्ट है, न पुलिस वालों को इंटरेस्ट है। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आपने इस शो को बहुत देखा, सराहा, अपने कमेंट लगातार कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट में अब तक हम डॉन को बुला चुके हैं, आईपीएस अधिकारियों को बुला चुके हैं, कुछ ऐसे लोगों को भी बुला चुके हैं जो पीड़ित रहे हैं। सिर्फ बाकी था तो जज साहब का आना। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं, जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना। 3 दशकों तक इन्होंने जो कानून और न्याय को अपना जो जीवन है वो समर्पित किया है। तो पहले ये डिस्ट्रिक्ट जज भी रहे, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज भी रहे। सुधीर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस शो में। हम बस आप ही का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई जज आए, और जनता सुनना भी चाहती है कि जज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे और करते हैं। कैसा सोचते हैं। और आपने तो 2 मौत की सज़ा भी सुनाई अपने जज रहते हुए। तो पहला सवाल ही मेरा ये है कि यूपी के महोबा में एक लड़की का बलात्कार हुआ था और टेंट वालों ने ही किया था, और उसमें आपने मौत की सज़ा सुनाई थी। क्या वो केस था, कैसे वो ट्रायल चला, और कैसे पूरा एकदम डिटेल में आप हमें बताइए। असल में एक शादी हो रही थी, तो वहाँ टेंट के वर्कर्स लोग आए हुए थे, तो वहीं एक लड़की थी, देखने में आकर्षक थी, तो लड़के शाम से ही उस पर निगाह रखे हुए थे, 2 लड़के थे। तो किसी वजह से वो जब कहीं खेत में गई, गांव में आपको पता है बाथरूम नहीं होते हैं, तो वहाँ गए तो उन्होंने उसे रेप किया, उसके बाद उसका सिर कुचल के मार भी दिया। नॉर्मली मर्डर केसेस में जो रूटीन में सजाएं होती हैं, हम आजीवन कारावास करते हैं, उसमें केवल 2 ही सजाएं, आजीवन कारावास या फांसी, मृत्यु। इस केस में जो मुझे विचलित किया जिस चीज़ ने, वो ये था कि लड़की प्रेग्नेंट थी, जिसका हाँ, तो इसका बलात्कार किया, फॉलोड बाई मर्डर एंड दैट टू अ प्रेग्नेंट लेडी। तो आई टुक नो टाइम इन अवॉइडिंग डेथ सेंटेंस। किस तरह से वो केस चला, मतलब पूरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे आप, क्योंकि भाई पहले ही जब केस हुआ तो उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल की, पुलिस ने चार्जशीट की, उनको बेल हुई नहीं थी, अरेस्ट जेल में ही थे। कितने अक्यूज थे, कैसे? 2 अक्यूज थे। हाँ, तो मुझे याद है ये घटना है 2007 या 8 की होगी, जब मैं महोबा डिस्ट्रिक्ट था, 17 साल पुरानी बात है। 2 अक्यूज थे, तो बेल उनके नहीं हुई थी, जेल में ही थे वो लोग। तो जो वहाँ गांव के लोग थे, उन्होंने गवाही दी, गवाही में उसके पहचाना गया, नाम लिया गया, और वो गरीब थे, ये बात सही है, वर्कर्स थे, लेकिन अब क्राइम इतना हीनियस था कि कोई स्कोप नहीं था उसमें कोई कम सज़ा देने का। मतलब तो ट्रायल का आपको प्रोसीजर पता ही, गवाही देती है, उसके बाद हम लोग जरह होती है ऊपर सजा सुना देते हैं। तो नथिंग पिक्यूलर अबाउट दैट, एक्सेप्ट दैट कि इट वाज ए हीनियस क्राइम। नहीं, तो जब आप
मतलब जब ये मौत की सजा सुनाने के एक दिन पहले या कुछ सोच रहे होते हैं, ये क्या देखिए, जहन? ये आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। जब भी ट्रायल हम लोग सुनते हैं, मर्डर के खास तौर ट्रायल सुनते हैं, मैं एज ए ट्रायल जज बता रहा हूँ, तो कम से कम 15-20 दिन तक लगातार माइंड में घूमता रहता है कि ये कैसे किया होगा उसने, कैसे कहाँ से मारा होगा, कैसे किया होगा, चाकू कहाँ होगा या बंदूक कहाँ लगाई होगी। माइंड में घूमते रहते हैं सीन। हम लोग जो है जैसे कहते हैं ना कि इनेक्ट करते रहते हैं माइंड में, और ख़ास तौर से जब बिल्कुल कन्विंस हो जाते हैं कि यही रहा होगा, तभी हम लोग सजा करते हैं। ऐसा कई बार हुआ कि बॉर्डर लाइन मामला था, लगा कि ये आदमी हो सकता है, तो फिर उसे छोड़ देते हैं। सज़ा वहीं होती है जहाँ बिल्कुल हम 200% सुनिश्चित होते हैं कि इसी ने मर्डर किया होगा। और जब डेथ सेंटेंस देनी होती है तो उससे पहले तो एक हफ्ते पहले से मन में बड़ा विचलन की भावना आती है कि आकर जीवन देने वाला भगवान है, हम लोग कौन है। तो बड़ा अंदर से विचलन होता है, मन में बड़ा झंझावात चलता रहता है। और देने के बाद तो और ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे हम अकेले पड़ गए। जब भी फांसी सुनाई जाती है तो एक साथ सारी भीड़ आ जाती है, एंड एवरीबडी फील सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एक्यूज कि ऐसे फांसी हो गई। मतलब सब देखने लगते हैं तो हम लगता है कि हमने कोई गलत तो नहीं करते, हम अकेले पड़ गए मतलब उधर यार। लेकिन बाद में लगता नहीं, हमारा काम ही ऐसा है कहीं ना कहीं। तो ये फीलिंग जो आती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ब्रूडिंग करनी पड़ती है, माइंड में बहुत विचार करने पड़ते हैं, साझ देना बहुत, इसलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहा भी जाता है। मतलब इसको इसे बहुत कम केस में दिया जाता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। मतलब तो ये जो फांसी की जो आपने सुनाई, तो जो ऑर्डर आता है उसमें लिखते भी हैं जज कि क्यों, किस लिए, जैसे आपने बताया उसमें कारण देते हैं हम लोग कारण ये देते हैं कि देखिए इसने इस तारीख को इतने बजे इसकी हत्या कारित की। फिर उसके बाद रीजन अलग से देते हैं फांसी के लेके, चूँकि ये असहाय लड़की थी, दोनों ने उसे घेर के उसका बलात्कार किया और उसके बाद छोड़ देते कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद उसकी नींद से कुचल के हत्या की, और वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे में दो हत्याएं की हैं इन्होंने। तो ऐसे में ये नृशंस हत्याकांड गंभीर अपराध है। इसमें फांसी के अलावा ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए मैं इसे मृत्युदंड से दंडित करता हूँ। ये सबसे ख़राब लगता है कि उसमें हमें उस वकील मुलजिम से पूछना पड़ता है कि तुम्हारे पास इलाहाबाद का वकील है। अब जैसे हम फांसी दे रहे हैं, उसी से पूछें कि तुम्हारे पास इलाहाबाद में हाईकोर्ट में वकील है कि नहीं है, तो कैसा लगेगा सोचिए, मतलब जिसको सुना रहे हो। लेकिन बट नहीं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। मतलब अच्छा, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज में रहते हुए आपने डिस्ट्रिक्ट, तो फिर आगे फॉलो किया था, आपको पता किया था? नहीं, पता नहीं किया था फॉलो। ये हाई कोर्ट में जाके कंफर्म हुआ नहीं पता। हाई कोर्ट में नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस केस होता है, वहाँ पर इसे ये माना जाता है कि ये फांसी देना सुरक्षित नहीं है। परिस्थिति सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसे कहते हैं जहाँ जैसे ए ने बी को मारा, आपने देख लिया, ये तो डायरेक्ट एविडेंस केस हो गया। अब ए बंदूक ले जा रहा था, सी मरा पाएगा, रास्ते में किसी ने उधर जाते देखा, एक्चुअल मर्डर करते किसी ने नहीं देखा, तो ये केस है परिस्थिति एविडेंस सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें ये मानता है, खोजता हूँ गलती हो गई हो, मान ली ऐसा ना हो, तो इसलिए फिर फांसी उसमें नहीं देते हैं मतलब। तो हाई कोर्ट नॉर्मली इसे कन्वर्ट कर देता है आजीवन कारावास में। मुझे इस केस का नहीं पता है कि इसमें कन्वर्ट किया कि नहीं किया, लेकिन सामान्यतः आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब फांसी की सजा मोस्टली वहीं देते हैं जहां डायरेक्ट एविडेंस है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य में सामान्यतः इसे कन्वर्ट कर देते हैं आजीवन कारावास में। मतलब अच्छा, वो भी फांसी के बराबर हुआ, जिंदगी में आप जिंदगी भर जेल में रहना है। तो जरा 17 साल पीछे जाइए, महोबा आप बैठे हुए हैं कोर्ट परिसर, चूंकि वहाँ तो छोटे छोटे होते होंगे, तो दो जो आरोपी हैं वो खड़े हैं। तो एक दिन पहले जब आप आ रहे होंगे जज की कुर्सी पे, तो क्या सोच के आ रहे थे, क्योंकि तब तक तो तय हो गया था? अगर कुछ हाँ, माइंड में देखिए ऐसा है कि जो हम लोग फैसला सुनाते हैं तो वो फैसला मन में पहले ही हो चुका होता है, मन में सोच चुके होते हैं, उसे केवल लिखाना वाला रहता है। तो माइंड में जब हर तरह से हम कन्विंस हो गए कि इसमें ये करना है, तो फिर उसके बाद फिर अनिश्चितता की बात ख़त्म हो जाती है। फिर तो कोर्ट में जाना है। फिर उस दिन हम लोग नॉर्मली और कोई केस नहीं सुनते हैं, जहाँ तक इसमें तारीख देते हैं ताकि बाकी लोग चले जाएं, क्राउड कम रहे मतलब, क्योंकि ये गंभीरतम मामला है ना, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, तो इसको पूरी सीरियसनेस से ही सुनते हैं इसको। तो जब हम आ रहे थे तो नेचुरली हमारे सरकारी वकील डीजीसी थे, श्री मुरारीलाल अग्रवाल जी डीजीसी थे। और नॉर्मली डेथ ऐसे केस में डेथ के लिए सरकारी वकील बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये
ख़राब तो लगता है नहीं, किसी का जीवन लेना हमारे लिए है ना, लेकिन वो थे। बाकी डिफेंस से वकील थे, बहुत सारी भीड़ हो गई थी, काफ़ी लोग गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जजमेंट होने जा रहा है और सम ऑफ देम एक्सपेक्टेड कि इसमें कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो बट सुना है, उसके बाद सुनाने के बाद खुद को भी बड़ा ख़राब, जल्दी से साइन करके हम लोग चैम्बर में आ जाते हैं। कि अंदर एक फीलिंग होती है इस तरह की कि ये देखिए, ज़िंदगी में जज बहुत लोग होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो मतलब फांसी सजा भी सुनाते हैं। अच्छा। हाँ, पूरी सर्विस लोग रिटायर हो जाते हैं, साथ नहीं सुनाते हैं। मैं भी नहीं सुनाता, कोई शौक नहीं, अच्छी बात नहीं है मतलब, लेकिन जहाँ केस के तथ्य और फैक्ट्स ऐसे लगे जिन्हें कि वारंटेड डेथ पेनल्टी, तो फिर न देना भी तो नाइंसाफ़ी है। मतलब तो क्या मतलब मेरे सामने लड़की का चेहरा और उसके बच्चे का चेहरा घूम रहा था, फीटस में था बच्चा, तो फिर अच्छा, तो मतलब आपके जहन में मतलब ये हमने माइंड में ये सब तो घूमता रहता है जब भी, खास तौर से मर्डर केस में क्या करते हैं। बाकी मुकदमे कोई भी हो मतलब वो रूटीन वे में हम लोग करते रहते हैं, चाहे सिविल क्यों या क्रिमिनल क्यों, लेकिन मर्डर केस में तो वो सोचने कि एक आदमी चला गया हमेशा के लिए, दोबारा कभी नहीं आएगा हम लोग बीच में, उसके माँ बाप खाई वैक्यूम रहेगा, तो एक ये रहता है कि वो चला गया है, कुछ तो करना होगा ना। आकर कोशिश करते हैं ढूंढने की, अनर्थ करने की कि सत्य मिलेगा, हम उसे कैसे उसे ट्रुथ को अनर्थ करें। मतलब तमाम तरह के माइंड लगाते हैं, एविडेंस खुद भी हम लोग गवाह बुलाते हैं, गवाहों से जरा खुद भी करते हैं। और अगर ज़रा सा भी डाउट होता है तो फिर नहीं करते सजा, लेकिन अगर लग गया हमको कि एविडेंस चूल से चूल मिल रही है, चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस एक दूसरे से जुड़ रही हैं, तो फिर न देना भी तो नाइंसाफ़ी है। अगर हम लोग और बैठे इसलिए दंड देना तो राजा का कर्तव्य भी है ना। नहीं तो फिर क्या फांसी की सजा देने के बाद वो पेन तोड़ देते हैं? हाँ, वैसे पिक्चर में दिखाते हैं, हालांकि हमने भी तोड़ा था, लेकिन ऐसा कोई लिखा पढ़ा नहीं है पिक्चर में देखा, लेकिन हमने तोड़ा था, ये बात सही थी। आपने तोड़ा था महबूबा वाली? हाँ, नहीं वैसे करके मोड़ दिया था। मोड़ दिया था। तो उसके बाद फिर चैम्बर में गए, फिर चैम्बर में चले गए, फिर उसके बाद वारंट बनता है उसका अलग से, फॉर्मेलिटीज़ में 1-2 घंटे लगते हैं, जो हमारे जो वो होते हैं स्टाफ होता है कोर्ट का, फॉर्मेलिटीज बनाता है, तो उसके बाद उसे जेल भेजा जाता है। तब तक उसके बाद बहुत से लोग उससे सिंपथाइज करने लगते हैं, उसे एक जगह अलग बैठा देते हैं उसे, जो हवाला होती है उसमें। आप फिर घर गए होंगे तो नहीं, क्या घर तो लगा शाम को मतलब शाम तक मन में उद्विग्नता रहती है, परेशानी रहती है, रहता है कि एक या सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है। फीलिंग ये भी होती है कि अब देखें भगवान क्या करेगा इसमें, चलिए और भी कोर्ट्स तो हैं, देखेंगे, हमने अपना काम किया। तो सर ये तो आपने एक फांसी महोबा में सुना दी, अब दूसरा यूपी के ललितपुर में आपने फांसी की सजा सुनाई। उसमें पति ने पत्नी को मार दिया था, तरीका बड़ा विभत्स था। तो वो क्या केस था, उसके बारे में बताइए। वो मुझे जहाँ तक याद आता है कि हस्बैंड और उसकी बहन वहीं रहते थे, उसी घर में, एक छोटा कमरा था, गरीब लोग थे, ये बात सही है, रहने वाले वो लोग इटावा औरैया डिस्ट्रिक्ट के इसी गाँव के थे, और वाइफ वहीं रहती थी, वाइफ कानपुर देहात की थी। वो पता नहीं, लड़की बड़ी पतली उबली थी, कोई मतलब उसका अपेरेंटली एविडेंस में ऐसा कुछ नहीं आया कि कोई बहुत बड़ा कारण रहा हो, कि गरीबी में आकर दहेज गरीब आदमी कितना देगा, लेकिन फिर भी गेहूं के मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती थी। सिस्टर ने इसमें प्रोवोक किया था इसमें, तो हस्बैंड ने उसको दीवार से टकरा के मारा। यहाँ तक कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग यहाँ तक तो नॉर्मल मर्डर केस में सब होते ही हैं। जो मुझे बुरा लगा, जिसने मुझे विचलित किया, कि उसने अपनी पत्नी को रेल की पटरी पर डाल दिया है। ये चीज़ ऐसी थी जिससे मुझे बड़ा, मेरा माइंड विचलित हो गया। नई नई नौकरी थी मेरी, फर्स्ट पोस्टिंग थी ललितपुर में मेरी। अच्छा। हाँ, एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। तो आई वॉज स्वेड बाय द सेंटिमेंट। मुझे लगा कि ये सेंटिमेंट मतलब, मुझे लगा कि ये थोड़ा भावुकता में बह गया, मैं ऐसे कह सकते हैं आपसे। मुझे लगा कि हम लोग के भारत में तो जब भी कभी लाशें जा रही होती हैं, हम लोग सिर झुका लेते हैं और शमशान घाट में पैर छूते हैं सारे लोग आके अपना श्रद्धा से। तो जहाँ मृत व्यक्ति की भी मतलब हम लोग पूजा करते हैं, मतलब वहाँ पर इस पति ने अपनी पत्नी को जो सारे सुख दिए हैं, जिसने उस पत्नी को आप रेलवे लाइन पर डाला है। दिस चेंज माई व्यू। और फिर उसे डेथ सेंटेंस दिया था उसको। ये मैटर हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट में जस्टिस जीपी माथुर की डिवीजन बेंच थी। उन्होंने ये कहा कि यदि हम सेशन जज ने मेरे
उस पर जाएं कि उनके जो हमने अपने विचार एक्सप्रेस किए उस पर जाएं तो ये सज़ा सही है। लेकिन चूंकि केस परिस्थितिजनक साक्ष्य पर आधारित है इसलिए हम इसे आजीवन कारावास में कन्वर्ट करते हैं। तो उन्होंने आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया था। और मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं लखनऊ में जेल में इंस्पेक्शन करने गया था एज ए हाई कोर्ट जज। तो महिलाओं के सेल में गया था तो बहुत सी महिलाएं थी उसमें जो जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया था। हमारे केस में भी आजीवन कारावास कर दिया गया था, हाई कोर्ट ने कन्वर्ट कर दिया था। तो वहाँ देखा तो 6-7 महिलाएं थी, उसमें एक ललितपुर की देखा तो मुझे याद है कोई मेरी ही कन्विक्ट लेडी थी, सिस्टर थी, वहीं थी। शी वाज क्वाइट ओल्ड मैन। अच्छा, मतलब पति और उसकी बहन दोनों को आपने फांसी की सजा दी थी? नहीं, पति को फांसी दी थी। अच्छा। और इसको आजीवन कारावास दिया था बहन को। अच्छा। लेकिन बहन का जो लखनऊ जेल हम इंस्पेक्शन करने गए थे तो वहाँ संयोग से मैंने देखा कि चार्ट में कि एक ललितपुर का भी सजा है। तो ईयर याद आया, फिर देखा उसका नाम तो मुझे याद है कि मेरी से आता है लेडी। मैंने जाकर देखा था, क्वाइट ओल्ड मतलब। लेकिन अब देखिए क्या दंड देना तो अपराध और एक रोकने के लिए ये भी ज़रूरी है ना। नहीं, वो जो किस तरह से मर्डर किया और कैसे वो पटरी पर लेकर गया, विस्तार से जानना हाँ, चाहिए। पटरी पे रेलवे स्टेशन, मर्डर कैसे हुआ? रेलवे स्टेशन के पास ही घर था उसका, मतलब अच्छा। कमरा किराए पे लेके लोग रहते थे। उन्होंने दीवार से टकरा के मारा था उसको, सिर फोड़ के। उसके बाद डेड बॉडी को ले जाके उन्होंने रेल की पटरी पर रख दिया था। तो इसके बाद वहाँ ट्रेन आने से पहले रेलवे मूवमेंट बहुत, शहर की बात है, मूवमेंट बहुत होते रहते हैं। पुलिस उस आगे रिकवर हुआ, उनका वो आदमी पकड़ा गया, दीवार पर खून के दाग थे वो भी ट्रेस हो गए। सब एविडेंस सारी इंटैक्ट मिल गई थी। बस ये बात थी किसी ने उसे मारते नहीं देखा था। ये तो लगा साथ रह रहे हैं, बहन भाई साथ हैं। एक एविडेंस एक्ट में सेक्शन 106 है कि अगर आप घर में कोई डेथ हुई है या कोई चीज़ हुई तो आप ही बताएंगे कि कैसे हुआ। तो मारते किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जो दोनों साथ रहते थे, बहन भाई पत्नी, और उसके बाद डेड बॉडी वहाँ मिली, दोनों बहन भाई घर मिल गया, दीवार पे खून मिल गया, तो एविडेंस मिल गई। तो इससे लोगों ने ये, पुलिस ने ये कंक्लूजन निकाला कि इन्हीं ने मारा होगा। तो इसे कहते हैं परिस्थितिजनक साक्ष्य, यानी परिस्थितियों, किसी ने सीधे नहीं देखा था मारते हुए। पहले केस में डायरेक्ट एविडेंस केस था, इसमें तो इसी वजह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की वजह से इस केस में डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करके लाइफ में कर दिया गया था हाई कोर्ट ने। सर, तो मोस्टली तो केसेस तो फिर परिस्थितिजन्य साक्ष्य, परिस्थितिजन्य ही, ये सर्कमस्टेंशियल जो है वो केस ही ज़्यादा होते हैं। ये इसलिए ज़्यादा होते हैं कि जो क्रिमिनल होते हैं, होशियार होते हैं, वो आप सामने क्यों मारेंगे? जब तक कि गांव में दुश्मनी आमने सामने की ना हो, तब भले ही आमने सामने मारे, बंदा तो छुप के मारेंगे। कोई डायरेक्ट एविडेंस, दूसरा डायरेक्ट एविडेंस मिलती भी तो नहीं है। गवाही देने कौन आ रहा है? आप बताएंगे आज मर्डर होता है और 10 साल बाद गवाही होगी तो लोग कहते हैं अरे भाई तो चला गया, अब क्यों परेशान हो रहे हैं। मतलब सेंटीमेंट्स मर जाते हैं गवाहों के। आज जैसे कोई मर्डर होता है तो लोग अभी क्या हम देखते हैं, गवाह लोग उत्तेजित रहते हैं, गवाही दे देंगे। लेकिन जब धीरे धीरे करके जैसे टाइम निकलेगा, 4 बार दरोगा आएगा, 5 बार गाँव के लोग जाएंगे, फिर उससे जब कोर्ट में गवाही देने जाएंगे तो वहाँ पर और टाइम लगता है। तो आदमी का उत्साह और सेंटीमेंट्स मर जाते हैं। फिर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गवाह देते रहते हैं, और ये उन्हीं में होता है जहाँ पर दोनों पार्टी बराबर की सशक्त होती हैं, वहाँ पर गवाही होती है। वरना ज़्यादातर केस में, इसीलिए आप देखें एक्विटल ज़्यादा होता है। मर्डर केस में भी सजाएँ बहुत कम होती हैं। जबकि मर्डर केस में एक आदमी गायब हो गया तो अपराध तो हुआ ही है ना। भाई चोरी डकैती मान लो कि सामान गया नहीं गया, वी डू नॉट नो, मोबाइल गया नहीं गया। लेकिन मर्डर में तो एक आदमी ज़मीन से ख़त्म हो गया, धरती चला गया, तो अपराध तो हुआ है। सज़ा उसकी क्यों नहीं हो पा रही है? तो इसीलिए नहीं हो पा रही कि लोग गवाही देने में कतराते हैं। मतलब गवाही देने में, अब आपने चूँकि ये बात आपने छेड़ी थी, मैं बताऊँ कि कैसे हैरेसमेंट होता है लिटिगेंट्स का। गवाह जाते हैं वहाँ कचहरी में, शाम तक बैठे रहते हैं, कोर्ट फिर आता है कि आज जज साहब छुट्टी पर हैं, आज सरकारी वकील जो हैं गवाही नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आज वकील हड़ताल पर हैं, जबकि नियम यह है CRPC में कि गवाही लगातार 3 दिन तक होगी। लेकिन इस नियम का 309 का पालन शायद ही कहीं होता हो। मतलब जो मुकदमा 6 महीने में तय होना चाहिए, उस मुकदमे को 16-20 साल लग जाते हैं। बताइए। और ये बात इसीलिए अपराधों में, इसीलिए अपराध रुक नहीं रहे हैं। एक मैं आपने बात छिड़ी तो मैं बता दूं आपको कि आज के परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए एक पार्टी पावर में है, उस पार्टी ने अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट को फर्जी केस में फंसा दिया।
अब वो फंस गया तो उसका ज़िंदगी बेकार इसलिए हो गई कि अगर वो केस ट्रायल जल्दी तय हो जाता साल भर में तो छोड़ के फिर से आ जाता अपना। बराबर से कहता हम झूठा फंसा है। ये एक्विटल 20 साल हो गए तब तक उसका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया ना। तो ये जो हमारे सिस्टम में डिले हो रहा है इसके एडवांटेज पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल अपोनेंट्स को क्रश करने में लगे ले रहे हैं। डिले बहुत बड़ा रीज़न है और डिले में हैरेसमेंट लिटिगेंट को होता है। मैं आपको एक फैजाबाद केस बताता हूँ। आपको याद हो कि कुछ केसेस में पुलिस प्रिवेंटिव तरीके से बंद करती है लोगों को, जैसे किसी के गांजा लगा देगी, कभी कंटिमेंट प्रेशर लगाती है। ये एक्चुअली ऑफेंस होते नहीं है, लेकिन पुलिस खास तौर से उन लोगों के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलती तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है। चूँकि ये केसेस ज़्यादातर फर्जी होते हैं, विद ऑल रिस्पेक्ट टू पुलिस पीपल, इन्हें छूट नहीं होता है क्योंकि इसमें जो गवाही होते हैं, एक तो थाने के बाहर चाय बेचने वाला होता है, 2 पुलिस के इंस्पेक्टर होते हैं, इनका ट्रांसफ़र हो चुका था, जब नंबर आता है मुकदमे तो वो गवाही देने पहुंच नहीं पाते हैं और छूटना। लेकिन जो 20 साल तक उसका ऑडियल हुआ, फेस किया उसने, हर तारीख पे गया, हर तारीख पे अपने वकील को मुंशी को पैसे दिए उसने, उसका तो यानी जीवन पूरा बेकार ही हो गया ना। ऐसी एक फैजाबाद का केस था, मुझे याद आ रहा है, 99 में आर्म्स एक्ट में चालान हुआ। आर्म्स एक्ट में यानी यहाँ के देसी कट्टा रख के बंद कर देते हैं, चालान हुआ। 2000 में चार्जशीट आ गई। वो बेचारा मुलजिम था, जो वो अब्दुल ऐसे कोई नाम था, वो कोर्ट में जाता रहा। मुलजिम को नियम यह है कि हर तारीख कोर्ट जाना पड़ेगा, जब तक कि कोर्ट को पावर है एग्जम्पशन देने की, लेकिन नॉर्मली न वकील दरख्वास्त देते हैं और कोर्ट भी बहुत रिलेक्टेंट ज़्यादा रहती है। अगर वो मांगे तो दे देगी कि आप ठीक है जब आएँ, जब चार्ज बनाओ तब आइए, या जब एविडेंस हो बीच में आप मत आइए। वो गया 3 बार नहीं गया मतलब, तो उसके अलावा वारंट हो गया, अरेस्ट हो गया है, फिर दोबारा जमानत करानी पड़ी। ऐसा 3 बार उसके साथ हुआ। तो मेरे पास एक केस आ गया, लखनऊ में मैं हाई कोर्ट जज था। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि ये 2000 से लेके 2012 तक 12 साल में इतनी बार डेट्स पे आया है और 3 बार के खिलाफ वारंट हो चुका है, गवाह क्यों नहीं आए? आखिर जो आदमी मुलजिम है उसे यही अकेला काम तो नहीं है कि कोर्ट अटेंड करे, उसे अपने बच्चों की फीस जमा करनी, राशन लेने जाना है और भी काम करने उसे, कि चाहते हैं हर तारीख वो आता रहे, लोगों के पैसे देते रहे, अपने शोषण का शिकार होता रहे। तो जिस तेज़ी से आपने वारंट की उस तेज़ी रिकॉल कीजिए, और आपने डेट दी है आपने कि इस तारीख को आप आइए, गवाही आ रहे हैं, गवाही नहीं आता है तो गवाह को तो हमने कुछ नहीं किया, प्रोसिक्यूशन कुछ नहीं किया, वो आदमी तो पनिश हो गया ना। तो इसमें मैंने व्यू लिया था। अच्छा, ऐसे केस यूपी में बहुत होते हैं क्योंकि आर्म्स एक्ट में पुलिस ज़्यादातर किस में बंद करती है, आर्म्स एक्ट में बंद करती है। अगर आपके पुलिस के ऑफिसर आए तो पूछेगा उनसे क्वेश्चन, बिलाल जी बैंक तो पूछेगा कि इन सब केस में जो गांजा दिखाते हैं आप, जो कट्टा दिखाते हैं, कैसे केस होते हैं, क्या इनमें कोई कन्विक्शन आज तक हुआ है ना? तो मैंने उसमें एक जजमेंट आया था, उसमें लिखा था कि क्रिमिनल केस में 2 साल में फैसला होना चाहिए और सिविल केस में 3 साल में जजमेंट होना चाहिए, ताकि लोग अदालतों के चक्कर से बचें। फिर बाद में एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया कि नहीं, हम मुकदमे की उम्र फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे मजिस्ट्रेट्स, चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में रहा हूँ, मुझे पता था मजिस्ट्रेट्स उसमें एविडेंस क्लोज नहीं कर सकते थे क्योंकि ये वारंट ट्रायल था, इसलिए गवाह आने नहीं थे। गवाह न तो थाने से चाय वाला आएगा जो बाहर चाय बेचता है, न वो इंस्पेक्टर ने चालान किया था, वो पता नहीं गाजीपुर चले गए, कहाँ चले गए, वो आएंगे। तो गवाही होनी नहीं थी। ये आदमी रोज़ हर तारीख पे जा रहा है, वकील को और पैसे दे रहा है, अपने मुंशी को पैसे दे रहा है, जहाँ लगना है उसका पैसा, किराया खर्च के जा रहा है, काम डिस्टर्ब कर रहा है, मुकदमा तय हो रहा नहीं है। तो इसमें मैंने जजमेंट दिया था, मैंने कहा कि आप दोनों सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करके जजमेंट दिया था कि 2 साल तक आप वेट करेंगे। 2 साल तक अगर एविडेंस नहीं आती है तो आप एक नोटिस देंगे डीएम को, एक एसपी को नोटिस देंगे, गवाही नहीं आएगी तो हम क्लोज कर देंगे। उस जजमेंट के बाद नतीजा हुआ कि मजिस्ट्रेट ने यह किया और हज़ारों के रिहाइड उस पर हो गए। वो लोग बच के, अपने जो इनका ऑडियल था जो बरसों चलता था वो ख़त्म हो गया, बाहर आ गए। मैंने यू कैन, मतलब ये आप अगर आधी जनता हमारी इसी में फंसी रहेगी मुकदमेबाजी में, तो देश का विकास कैसे होगा? और फंसे ही रहते हैं। मैं मजिस्ट्रेट से JTRI में ट्रेनिंग में जाता हूँ तो मैं मजिस्ट्रेट से कहता हूँ, मान लीजिए आपका बच्चा बीमार है, आपने डॉक्टर चड्ढा से अपॉइंटमेंट लिया, साहब शाम को हम आएंगे, उन्होंने टाइम दिया 5 बजे। जब आप वहाँ पहुँचते हैं डॉक्टर साहब कहेंगे आज तो हमारी नर्स हड़ताल पर है, या कल आई, कैसा लगेगा आपको? मतलब सिमिलरली घर से जब ये लोग चलते हैं, पार्टी चलती हैं, पूजा पाठ कर चलते हैं, आज कुछ हो जाएगा, वहाँ की तारीख मिली होती शाम को, तो कैसे निराशा लगेगी? तो ये सिस्टम कम होना चाहिए, स्टेप्स कम होने चाहिए। इस ऑडियल को बचाने के लिए हमने एक काम किया था। एक आपको और ये केस रिपोर्टेड केस है मेरा,
अब्दुल सत्तार नाम से शायद है, फैजाबाद का होगा, 2012-13 का होगा ये, रिपोर्टेड केस है। ऐसी एक केस और है, आपको बताऊँ मैं, आपने बात छेड़ी है कि एक सब इंस्पेक्टर केस मेरे पास आया कि उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिल रही थी। तो वो आया पेंशन, मैंने कहा पेंशन में क्यों नहीं मिली है? बोले साहब कि हम पे एक चोरी की FIR हो गई थी और उसमें तो मैंने सजा हो गई, नहीं उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई, फिर क्या दिक्कत है, मिलनी चाहिए। बोले साहब फाइनल रिपोर्ट अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है, इसलिए नहीं मिली है। नियम यह है कि जब कोई FIR होती है तो मुकदमे में या तो क्लोजर रिपोर्ट लगती है, उसे फाइनल रिपोर्ट कहते हैं, या चार्जशीट आती है, उसमें मुकदमा चलता है। उसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन उसे बाद में मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करते हैं। मजिस्ट्रेट ने 3 ऑप्शन होते हैं, या तो एक्सेप्ट करें, या रेट कर दें, या दोबारा जांच करा लें। तो उसमें जब खिलाफ कुछ नहीं पाया गया तो मजिस्ट्रेट को एक्सेप्ट करना था, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था कि मैंने रिपोर्ट मंगाई। सीतापुर का केस था ये। रिपोर्ट मंगाई कि भाई एक आदमी, हमारी वजह से एक आदमी को अपने रिटायरल ड्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, दरोगा रिटायर हो गया। तो पता लगा कि वहाँ तो बरसों से बहुत सारी फाइनल रिपोर्ट पड़ी हुई हैं। तो मैंने फिर रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट मांगी कि यूपी में कितनी फाइनल रिपोर्ट पड़ी हैं। जहाँ तक मुझे याद आता है उन्होंने 4 लाख करीब फिगर दी थी यूपी में। 4 लाख फाइनल रिपोर्ट्स, क्लोजर रिपोर्ट्स पड़ी हैं, जिन पर मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करना था, या तो एक्सेप्ट करना था, या रिजेक्ट करना था, या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करना था। रिपोर्ट मंगाई मैंने, हर जिले से बस फिगर मंगाई अलग अलग करके, और फिर मैंने ऑर्डर किया कि मैंने ऑर्डर में लिखा कि आप ऐसे ऐसे करेंगे, ये प्रोसीजर है, अब आप करके बताइए। तो इसका नतीजा हुआ कि मैंने हर महीने मॉनिटर की, तो सारे केस, मैक्सिमम केस तय हो गए इसमें। मतलब जो केस कूड़ा, ऐसे में मजिस्ट्रेट क्यों नहीं इंटरेस्ट लेते थे कि इसमें नहीं, कोई उनको यूनिट यानी कोटा नहीं मिलता था। इसमें किसी को इंटरेस्ट क्या है, खाली रिपोर्ट आ गई तो न तो हमारे पेशकार को इंटरेस्ट है, न कोर्ट को इंटरेस्ट है, न पुलिस वालों को इंटरेस्ट है, तो इसलिए केस बढ़े रहते थे। लेकिन हमारी पेंडिंग तो बढ़ा, इस फिगर तो बढ़ा रहते थे, हमारे इतने केस पेंडिंग है, वो फिगर हमने इस तरह कम किया। तो ये केसेस थे जिससे कि बहुत लोगों को, जैसे किसी का आपका अटैची चोरी चली है, मोबाइल चोरी चला गया और मोबाइल इनके पास मिला, फाइनल रिपोर्ट लग गई, लेकिन इनको मोबाइल वापस नहीं मिल पा रहा, या आपकी चोरी सामान वापस नहीं मिल पा रहा, क्योंकि रिपोर्ट अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है। मतलब इस वजह से बहुत सारे लोग जो रिपोर्ट लिखाने से डरते हैं कि ऐसा हमारा सामान चला गया, जेवर मिलना नहीं का फ़ायदा क्या। तो ये वजह थी। तो ये केस मैंने एक इनिशिएटिव लिया, हो गया। मतलब एक और बताया आपको, एक फैजाबाद में एक पेशकार की डेथ हो गई, उसकी वाइफ ने एप्लीकेशन दी कि हमारा अपॉइंटमेंट पति की जगह पर होना चाहिए। नहीं हो रहा था तो मेरे सामने रिट आ गई उसकी, सर्विस मैटर में बैठा था मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हमने पूछा डिस्टेंशन का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा अब तक? तो बोला उसमें कमेटी बनाई है, कमेटी जांच कर रही है। हमने कमेटी जांच क्या कर रही है कि आदमी आप ही का एम्प्लॉई था, उसकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ अभी पानी लीजिएगा, उसकी वाइफ जो है एम्प्लॉयमेंट में चाह रही है, कोई और कमी नहीं है। तो मैंने देखा है कि हमारे जुडिशरी लोग थोड़ा सा संकोच, रिस्क नहीं लेते हैं। इसमें मैं एक बताऊँगा, एक और बताऊँगा, ये लोग थोड़ा सा रिस्क लेने में डरते हैं। हमारे जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स लोग होते हैं, ये लोग रिस्क ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा ना हमसे गलती हो जाए, बाद में हाईकोर्ट जवाब देना पड़े, तो वो अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे थे वो लोग। मतलब हमने रिपोर्ट मंगाई, हमने देखा, फिर मुझे लगा, मैंने यूपी भर से रिपोर्ट मंगाई कि किन के ज़िले में कितने केस पेंडिंग है। सैकड़ों, हर जगह डिस्ट्रिक्ट यही माना था, कोई ना कोई कमेटी रिपोर्ट मंगा रहे हैं, कभी सब सक्सेस सर्टिफिकेट मंगा रहे हैं। मैंने कहा सक्सेस सर्टिफिकेट क्यों मंगा रहे हैं, तो मूवेबल प्रॉपर्टी मंगाया था। तो ऐसे ही करके फिर मैंने मॉनिटरिंग शुरू की। मैंने कहा कि आप जो है एक लॉ ले डाउन किया कि अपॉइंटमेंट का रूल्स ये हैं हमारे, अपॉइंटमेंट करेंगे, सूटेबल नहीं तो नहीं करेंगे, लेकिन यह कि आप एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे, 3 महीने में एप्लीकेशन डिसाइड कर दीजिए। और फिर हर डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट मंगाई, मॉनिटरिंग शुरू कर दी। करीब 100 से ऊपर अपॉइंटमेंट हो गए इतना, इनका ड्यू था। तो जज का काम यह है कि किसी तरह से लोगों के ऑर्डियल को कम करे, मतलब लोगों की परेशानी दूर करे। मतलब केवल पेपर जस्टिस नहीं होना चाहिए। अभी जब आपने कहा ना कि ये जो मैंने बताया था कि जब लोग थोड़े डरते हैं, मैं सालसा SLS से है, विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य में होता है, जैसे नालसा है दिल्ली में होती है, स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, मैं मेंबर सेक्रेटरी रहा हूँ उसका। जब मैं हाईकोर्ट जज हो गया तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी कंपनसेशन देने की, लक्ष्मीबाई कंपनसेशन स्कीम थी। जो विक्टिम है, जिसकी तेजाब फेंक दिया, किसी की चोट मार दी, हाथ पैर कट गया, तो उसे वो मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। ऐसी CRPC में प्रोविजन हो गया, कंपनसेशन का प्रोविजन हो गया। ये काम देने का काम सालसा करती है, यानी विधिक सेवा प्राधिकरण करता है। ये लोग दे नहीं रहते। तो मैंने पूछा उनसे, मेरे पास होम सेक्रेटरी थी, जॉइंट सेक्रेटरी होम थी, एक मिनिस्ट्री IAS अफसर हैं यूपी में, एंड शी इज़ वंडरफुल, मतलब अफसर प्रो एक्टिव और पब्लिक और स्पिरिट ओरिएंटेड में।
तो मैं वो कह रही साहब 7 करोड़ रुपये जमा है, आपके हाथ कोई देता ही नहीं है। मैंने पूछा मेंबर सेक्रेटरी से रुपये क्यों? बोले हमारा कोई फाइनेंशियल कंट्रोलर नहीं है तो हम रिस्क क्यों लें? इन रुपया रखा हुआ है आपके सामने, आदमी यानी विक्टिम्स भी हैं, देना है आपको, लेकिन हम नहीं दे रहे हैं। तो वहीं एडवोकेट जनरल थे मिस्टर विजय बहादुर सिंह, उनसे फ़ोन कराया, फाइनेंस सेक्रेटरी थे राहुल भटनागर, और तुरंत 2 उन्होंने अपॉइंट कर दिया फाइनेंस कंट्रोलर। लोग मिलना शुरू हो गया। फिर मैंने एक मोहम्मद कलीम का जजमेंट दिया, उसमें बताया कि आपको कंपनसेशन कैसे कैसे देना है, कितनी देना है, ताकि हर जगह। अब होता है क्या है कि आपने लड़की के ऊपर मान तेजाब गिरा, अब तेजाब गिरा, लड़की के तो चेहरा बिगड़ गया, अब वो उसने एफआईआर कर दी, एफआईआर मुकदमा 5 साल 10 साल चलेगा, तब तक मतलब क्या लड़की को पैसा नहीं मिलेगा, इलाज कराने के पैसा चाहिए, उसे शादी ब्याह करना है। तो मैंने कहा नहीं, जैसे एफआईआर होती है, इंजरी रिपोर्ट आती है, आप तुरंत पैसा देंगे। तो जजमेंट दिया था उसमें मोहम्मद कलीम वर्सेस स्टेट करके, फिर यूपी में कई जगह फॉलो भी हुआ जजमेंट। तो पर्पज था कि लोगों को इमीडिएटली रिलीफ मिलनी चाहिए, मतलब ये रिलीफ नहीं मिले तो बेकार है, फिर तो मुकदमा चलेगा। ये जो फिल्म आई थी तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये बात सच है ना? अभी भी वो हालत है? हालत भैया बुरी हालत है। नहीं, देखिए मुझे कन्फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके कारण बहुत सारे जेन्युइन भी हैं, लेकिन ये बात सही है कि ऐसा है। हम लोग कारण भी आपको बता दें, जजेस है नहीं, मुकदमे बहुत सारे हैं, और जो एक बहुत बड़ा सेक्शन है, होता क्या है कि जब आपने रिपोर्ट लिखाई किसी के खिलाफ, और मान लीजिए दूसरा पार्टी नेता है या प्रभावशाली व्यक्ति है या लॉयर है या कोई ऐसा आदमी है, गुंडा है, तो पुलिस उनको अरेस्ट नहीं करती, चार्जशीट फाइल कर देगी और लिखेगी कोर्ट से कि आप इन्हें सम्मन करके दंडित करें। अच्छा, अब मजिस्ट्रेट के पास की अपनी अलग फोर्स तो कोई होती नहीं है, वो भी तो उन्हीं पुलिस से कहेगी अरेस्ट करके लाओ। तो मैंने जजमेंट दिया था, मैंने कहा कि देखिए अगर मुलजिम जेल में है तो आप बताएंगे मुलजिम जेल में है, तो हम जेल से बुला लेंगे। अगर मुलजिम बेल पर है तो उसकी बेल बॉन्ड बताइए कि बेल पर है, तो बेल बॉन्ड श्योरिटी समन करके उसे बुला लेंगे। और अगर भागा हुआ है, मान लीजिए ना बेल पर जेल पे भागा हुआ है, तो उसे एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कीजिए, 174A में उसे प्रोसिक्यूट करेंगे। ये नहीं चलेगा कि आपने कहा कि साहब मुलजिम प्रभावशाली है, गिरफ्तार करने पे शांति भंग का अंदेशा है। अरे शांति भंग हुआ तो शांति भी तो आप ही करेंगे ना, पुलिस करेगी। आपने अपनी पेंडेंसी घटा के हमारे यहाँ बढ़ा दिए, कोर्ट्स में बढ़ा दी, यानी लाखों केस ऐसे थे जहाँ के मुलजिम बाहर हैं और जिनका पता नहीं है, और केस नंबर हमारे यहाँ बढ़ा वाला। तो इस पर मैंने जजमेंट दिया था, मैंने कहा था मजिस्ट्रेट्स चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक कि 3 चीज़ें ना हो, या तो मुलजिम के बेल बताएं कि बेल में है या जेल में या भागा हो, तो आप उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कीजिए। मतलब जजमेंट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट मेरे जजमेंट के बाद इलाहाबाद में एक जजमेंट हुई, जिससे अमर सन ने एक जजमेंट किया था, उसमें कहा था यूपी गवर्नमेंट को 4 लाख लोग अरेस्ट करें, मतलब इतने लोग भागे हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट से सेट हो गया था, उसके बाद हमारा ये इनिशिएटिव मर गया हमारा ये, लेकिन आई ट्राई टू डू दिस। अब आपको एक चीज़ मैं और बताऊँगा इससे पहले कि आप ये भी एक कहानी जैसी है। ललितपुर से मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था, होना था ट्रांसफ़र, हम लोग के अप्रैल में हो जाते हैं, अब जून में होने लगे, पहले अप्रैल में हो जाते थे। तो वहाँ अवनीश अवस्थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, तो मैंने इनको अपने यहाँ लंच रखा था, इनके अपने यहाँ जाने से पहले लंच पे आए थे। तो हमारी कोर्ट कैंपस में घर था हमारा, तो हमारे यहाँ मूर्ति चोरी का केस चल रहा था। तो इन्होंने कहा हम देखेंगे, हमने देखा मूर्ति दिखाई इनको, तो बोले साहब इस तरह मूर्ति तो रोज़ टूट जाएंगे ऐसे। हुआ क्या था कि जाखलोन, मतलब वो जहाँ आपको याद हो, आपने वो सुना होगा बेतवा नदी, देवगढ़ नाम सुना ललितपुर में? देवगढ़ के पास एक रणछोड़ जी का मंदिर है कृष्ण भगवान का, वहाँ से लोगों ने मूर्ति चुराई। चोर उसमें मैनपुरी फरखाबाद के लोग थे। तो उसमें जाखलोन क्रॉसिंग के पास एक का ड्राइविंग लाइसेंस गिर गया, उससे पुलिस ने ट्रेस कर लिया। तो उसमें 4 लोग अरेस्ट कर लिए और मूर्ति रिकवर कर ली। बाकी लोगों को पुलिस नहीं पकड़ पाई, जो भी रीज़न रहा मैं नहीं पता, 4 लोग पकड़ गए थे। 4 लोग यहाँ आए, उनकी जमानत भी हो गई। मैं गया था डकैती कोर्ट में, गया था डकैती केस के लिए जो बनी स्पेशल कोर्ट होती है। तो वहाँ मेरे सामने मैटर आया, तो मूर्ति बाद में आ जाती थी। हमने कहा कि मुलजिम कहाँ है, एक्यूज पर्सन कहाँ है, तो कोई हाजिर ही नहीं हो रहा था। हमने चिट्ठी लिखी, एसपी कई बार लिखी, मैनपुरी एसपी चिट्ठी लिखी, फिर बाद में डीजीपी को लेटर लिखा। हमने कहा अगर नहीं आएंगे तो मुकदमा नहीं चला पाएंगे, तो मुकदमा ख़त्म कर लें, वापस ले लें। कुछ नहीं होता। एक बार मैं फाइल पलट रहा था, उसमें देखा कि एक मुलजिम की जमानत एक जेल के वार्डन ने ली थी। हाँ, वो उसका भांजा था, इसलिए थी। तो मुझे मिल गया, मैंने उस नोटिस भेजा कि तुम गवर्नमेंट सर्वेंट हो, तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन किया है, श्योरिटी देना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर ये हाजिर नहीं होगा तो मैं जमा करूँगा पैसे, कैसे साइन किया। तो उसे बुला लिया मैंने,
उसे बुलाया तो उसने भांजो को हाजिर, उसकी नौकरी बात है, उसने भांजो को हाजिर करा दी। फिर चारों मुलजिम मिल गए, मुलजिम हो गए तो पुजारी का बयान हो गया है मूर्ति ये हमारी मूर्ति है, ये यहीं से गई हैं। मुलजिम लोगों से पूछा तो उन्होंने मना किया कि नहीं हम तो नहीं थे। वो तो मना, मुलजिम साहब मना कर देंगे, हम इसमें हमारा कोई नहीं। लेकिन जब अवनीश अवस्थी ने कहा कि साहब मूर्ति टूट जाएंगी, तो होता है क्या आता है, मुकदमा लगता था तो मालखाना, पुलिस मालखाना होता है, वहाँ से मूर्तियाँ रोज़ उठ के आती हैं, कोर्ट में आती हैं, पेश होती हैं, वापस से ले आती हैं। तो लाने ले जाने में मतलब टूटने फूटने के बहुत अच्छा मूर्ति ऐसे ही प्रोटेक्टेड थी मतलब। तो मुझे उनकी बात अपील कर गई, तो कि क्या करें। अच्छा, तो मैंने डिस्टिंग्विशर उसके बाद परमात्मा सिंह आए थे, मैंने उनसे कहा कि साहब ये मूर्तियाँ हमारे यहाँ आ रही हैं, आप इनको कुछ कीजिए। बोले हम क्या करें, अरे यार मैं आपको अब रिलीज़ कराइए इनको। बोले हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं रिटायर हो गया इसलिए बता रहा हूँ मतलब कि ये सब मैंने जो किया बियॉन्ड द ब्रीफ किया। एज ए जज, ट्रायल जज, आई वाज नॉट सपोज टू डू इट मतलब कि हम। तो मैंने कहा आपने डीजीसी से कहिए, वो एप्लीकेशन देंगे तो देखेंगे हम लोग, विल सी। तो उनके डीजीसी ने एप्लीकेशन दी कि साहब मूर्तियाँ हैं बंद हैं, जनता में असंतोष हो रहा है, इनको वहीं जाना चाहिए। तो मैंने उस एप्लीकेशन पे जो एक्यूज़ के वकील थे उनसे पूछा, भाई आपको क्या आपत्ति है। बोले साहब नहीं कैसे हो सकता है, तो नियम यह है कि जब मुकदमा ख़त्म हो जाएगा तब जाएगी मूर्ति। प्रॉपर्टी जो रिलीज़ तब होती है नॉर्मली जब मुकदमा ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा कि आपने अपनी मांग आप अपनी क्लेम कर रहे हैं क्या। बोले हम तो अपनी क्लेम नहीं कर रहे, तो फिर आपसे क्या लाभ, कहाँ रहे यहाँ से। फिर मैंने उसमें ऑर्डर किया, मैंने कहा कि मूर्ति के स्थान मंदिर है, मालखाना नहीं है, और ये मूर्ति जो है एक्यूज़ अपनी मांग नहीं रहे, पुजारी कह चुका हमारे मंदिर की है, तो इनकी फ़ोटो करा के निगेटिव लेके इन मूर्तियों को वहीं मंदिर में रखा जाए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी खुद जाके वहाँ से रखें, वहाँ पुलिस चौकी परमानेंट पोस्ट करें। नेक्स्ट डे फिर डिस्ट्रिक्ट ने एसडीएम भेज दिया और एसपी गए, दोनों ने वहाँ मूर्ति मंदिर में रखवा दी, प्रतिष्ठा हुई वहाँ जाके, वहाँ एक फुल टाइम पुलिस चौकी वहाँ पोस्ट कर दी उन्होंने। मतलब ये हालत है कि कृष्ण जी भी मालखाने में थे और बार बार पेशी के लिए अदालत ले जा रहे थे। तो जब खैर जागरण में निकला था कि मूर्ति के स्थान मालखाने में, सब लोग बोले, मेरे पास एजेंसी थी कि अगर मैं चला जाऊंगा तो नॉर्मल कोर्स में जजेस ऑर्डर ये करेंगे कि सज़ा हो जाती है, ठीक है, कि इनको अपील की अवधि के पश्चात, नहीं हाईकोर्ट में अपील करते हुए ज़्यादा मुलजिम, अपील के पश्चात इनको विनष्ट किया जाए, डिस्पोजल किया जाए। अपील 20 साल लगती है हाईकोर्ट में, तो मूर्ति यहीं पड़ी रहती है ना। तो मैंने थोड़ा सा एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करके मूर्ति को वहाँ लगवा दिया। इसमें मज़ेदार बात यह है कि जब हम सेकंड पोस्टिंग में दोबारा लेते हैं, फिर मेरी पोस्टिंग हुई 2003 में। तो मैं मंदिर दर्शन करने गया, तो वहाँ पुजारी कहता है कि वहीं की भाषा में, इतना साहब जज साहब आए थे साहब, उनने मूर्ति रखवाई है, उन्हीं ने पुष्ट लगवाई है मेरे करते हैं। तो ऐसा है, तो ये एज जज भी मतलब आप जो है आपको इसको बहुत सारा ऐसा काम करने का होता है जो सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करता है। आज मैंने जो एग्जाम्पल दिए सारे वही एग्जाम्पल दिए जिनमें कि सोसाइटी का भला हो रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज रहते हुए आपने एक एसआईटी बनाई थी, कोई इंश्योरेंस का मामला था। ये बड़ा आपने बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न पूछा है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी जो होती हैं ये पब्लिक मनी है हम लोग का, यूनाइटेड इंश्योरेंस, ओरिएंटल, तमाम न्यू इंडिया है ना। ये होता है क्या है, सड़कों में हिंदुस्तान में एक्सीडेंट बहुत होते हैं, शायद हर 7 मिनट पे या 4 मिनट पे डेथ होती है और इंजरी होती है। व्हीकल्स जो इंश्योर्ड होते हैं उनमें कंपनसेशन जो मोटर व्हीकल्स एक्ट में दिया जाता है वो 166 सेक्शन है उसमें दिया जाता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर होता है। अक्सर ये होता था कि एक्सीडेंट मान लिया रात में कोई हो गया, किसी ने देखा नहीं, लेकिन उन्होंने किसी ऐसी गाड़ी का नाम लिखा दिया जो कि इंश्योर्ड थी। अब उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन वो इंश्योरेंस कंपनी सेटल हो जाएगी लाइबिलिटी से, और ह्यूज अमाउंट देना पड़ता था। इसमें होता क्या था कि ड्राइवर जो नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मामला है उसमें बेलेबल ऑफेंस ही है। जैसे आज एक्सीडेंट होगा तो शाम को बेल भी सेम डे हो जाएगी, तो ड्राइवर हमेशा कह देता था शाम से गलती हो गई और अब हम दोबारा नहीं करेंगे, शाम को छूट जाता था ड्राइवर को। तो ये मिलजुल के काम हो रहा था ये। तो रायबरेली केस मेरे सामने एक आया था, उसमें यही बात है कि एक ही रात में, खासतौर से जो हाई वैल्यूड क्लेम होते थे, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है मान लीजिए, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसको बहुत पैसा मिलना है, उन केसेस में ये फर्जी काम बहुत होते थे। आपको बताएं बरेली में, सहारनपुर में 49 केसेस फाइल हुए थे बिफोर द लेबर कमिश्नर, और उस ऑफिसर का ट्रांसफ़र बरेली हो गया तो वही केस वहाँ डकर बरेली में फाइल हो गए।
तो ये सब जो कंपोजिशन में घपला चल रहा था, जिसे कहते हैं स्कैम चल रहा था, इस पे मेरी निगाह गई। तो उसमें मैंने एक SIT बनाई। मैंने कहा कि से जो है एक चंद्र प्रकाश IPS अफसर हैं यूपी के, और मैं उनकी इज्जत करता हूँ उनका। मुझे लगा कि वो जो है क्लीन इमेज के आदमी हैं। तो मैंने कहा कि आप SIT जांच करेंगे कि हर केस में जहाँ के एक्सीडेंट लगता है, डाउटफुल लग रहा है, उसमें जांच करेंगे और चार्जशीट देंगे। जो भी फंसा है उसमें लॉयर फंसे, चाहे मुंशी फंसे, चाहे इंश्योरेंस वाले फंसे, जो भी फंसे। तो करीब उन्होंने 1200 केस बनाए थे उसमें। अच्छा, चूँकि ये केस में लॉयर मेरे सामने रोहतास अग्रवाल जी मेरठ में बार काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे, वो आए थे चैम्बर में कि साहब थोड़ा हो रहा है। मैंने कहा देखिए ये तो आप मानेंगे फर्जी काम बहुत होता है ना, बोले ये होता है। तो ठीक है, हमने कहा कि पुलिस को किसी एक इंस्पेक्टर से परेशान थे, वो आए थे। मैंने कहा मैं इसे देखूंगा। SIT बन गई। SIT में फिर जगह जगह पुलिस वाले जाके जांच करने लगे। इससे कई करोड़ रुपए इससे बचे इंश्योरेंस कंपनी के। मैटर चूँकि लॉयर्स को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि उनके नेचुरली मतलब उन्हीं का ग्रुप था ये, तो उन्होंने हाई कोर्ट में ये मैटर फुल बेंच में रेफर हुआ। फिर उन्होंने एक ड्राइवर से सुप्रीम कोर्ट में एक SLP करा दी, गाजियाबाद के ड्राइवर से। सुप्रीम कोर्ट में मैटर क्या, जैसे अरुण मिश्रा के यहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि इतना अच्छा ऑर्डर है ये कि इसमें इतने करोड़ रुपए बच रहे हैं इंश्योरेंस। ICICI लोम्बार्ड का केस था वो, इतने रुपए बच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि SLP डिसमिस, ये जो ऑर्डर है ये कंफर्म किया जाता है, और सारी स्टेट गवर्नमेंट को, सारे रजिस्ट्रार जनरल को, सारी इंश्योरेंस कंपनी नोटिस इशू कर दिए कि पूरी इंडिया भर में रिप्लिकेट होना चाहिए प्रयोग। तो कई जगह वो बन भी चुकी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मॉनिटरिंग भी की। तो पूछा बार काउंसिल से, आप क्या कर रहे हैं, आपके वकील लोग इतना गड़बड़ी कर रहे हैं। तो 23 लॉयर यूपी में सस्पेंड हो चुके हैं। 23 वकील, हाँ सस्पेंड हो चुके हैं अभी। और मतलब अगर पूरा है, देखिए बार काउंसिल इलेक्टेड बॉडी है ना, तो उनके सामने इलेक्टोरल कंपल्सन भी होते हैं। फिर भी उन्होंने तेज़ किए, बड़ी क्रेडिट की बात है। मतलब दे आर डूइंग इंडिपेंडेंटली। मतलब सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट गई थी, अभी मॉनिटरिंग उसकी लगातार हो रही है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट किस्सा है, SIT बन गई और एक बनी, बड़ा काम था। मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी को बहुत पैसा बचा। जब मैं हाई कोर्ट से रिटायर हुआ तो मैं ट्रिब्यूनल का चेयरमैन हो गया। तो SIT में चंद्र प्रकाश जी रिटायर हो गए, उनकी जगह महेंद्र मोदी IPS अफसर थे, उनको बनाया गया, SIT के इंचार्ज बनाया गया। तो मेरे पास आए, बोले साहब आपने SIT बनाई थी। हमने कहा, तो बोले इसमें हमें साहब 8 SP, 150 डिप्टी SP, इतने इंस्पेक्टर चाहिए। तो हम तो रिटायर हो गए, हमसे क्यों मांग रहे थे, आप ही तो बनाई थे। तो मैं ट्रिब्यूनल चेयरमैन था, फिर भी वो अपने उलाहना लेके आए थे हमारे। और SIT आज भी कंटिन्यू कर रही है। मतलब ये अच्छा, कोई आपके करियर का ऐसा मुकदमा जो आप कभी नहीं भूलते? हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे मुकदमे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मुकदमा बताता हूँ जिसमें देखिए एडोलेसेंट लव जो है, मतलब एक रियलिटी है इंडिया में। क्या? एडोलेसेंट लव, 17-18 साल के बच्चे होते हैं, आपस में मिलते होते हैं, और इनमें इन्फेक्शन भी होता है, लव भी होता है, प्यार होता है। भाग जाते हैं, अपना देहरादून मसूरी घूम आए, तो 1-2 महीने में लौट आए। कोई किसी ने आर समाज में शादी कर ली, कोई प्रेग्नेंट हो गई, सब ऐसे होते थे। तो ये जाते थे, जब फादर, लड़की के फादर FIR लिखा देते हैं कि हमारी लड़की माइनर थी, वो लड़का भगा ले गया, और बात रही सब पूरे इंडिया भर में हो रहा है। लेकिन ये लोग एक्चुअली क्रिमिनल तो है नहीं है, क्योंकि ये तो प्यार तो दोनों ने किया है, एक ने किया नहीं है। आप अपनी इच्छा से भाग के गए थे। अगर लड़की 10-12 साल की नहीं, बिल्कुल इमेच्योर नहीं है, तो ये मानना पड़ेगा हमें। अगर 16-17 साल की है कि अपने स्वेच्छा से गई है कि ना, खैर न भी हो, ये मान लीजिए उन्होंने आसमान में शादी की, शादी गई। अब उसका जब पुलिस पकड़ लेती है, उनके 1 महीने बाद पैसे खत्म हो जाते, लौट के आते हैं जब वो, तो पुलिस लड़के को बंद कर देती है। 364 जो 376 वगैरह में लगा के पॉक्सो हुआ, पॉक्सो लगा दिया। लड़की को नारी निकेतन भेज देते हैं या शेल्टर होम भेज देते हैं। इसमें इसी बीच में कुछ लोगों के बच्चे हो जाते हैं, प्रेगनेंट हो चुकी होती हैं। तो मेरे सामने एक मैटर क्या आया था, चावली कर्ज के केस था ये, 40 वर्ष स्टेट। तो ऐसे केस कई आ रहे थे। तो मैं बैठा था, लखनऊ में बैठा था, तो मैंने 3 लेडी एडवोकेट्स कमेटी बनाई थी, मुझे नाम नहीं याद है, 3 डिफरेंट ग्रुप से, मतलब एक मुस्लिम थी, 2 और थी, 3 लोग। और मैंने इनसे कहा आप जहाँ नारी निकेतन जाइए और लड़कियों का इंटरव्यू लीजिए, पता कीजिए कि उनकी क्या हालत है, कैसे रहनी है। CMO से कहा आप इनका मेडिकल कराइए। मेडिकल हो गया, उनका स्टेटस लड़कियों ने रिपोर्ट दे दी मेरे सामने। मैंने कोर्ट में उनको बुला लिया। फिर मैंने पूछा कि ये बताइए कि अब आप कहाँ जाना चाहती हैं।
देखिए लॉ यह है कि अगर लड़की माइनर भी है, मैरिड है, तो उसका हस्बैंड नेचुरल गार्जियन है। आप किसी को बिना उसकी इच्छा के कहीं रख नहीं सकते। अब लड़की जब आई मेरी कोर्ट में आई, उसने कहा था मुझे पति के पास जाना है। भले ही लड़की माइनर है, लेकिन अगर मैरिज हो चुकी है, कह रही मुझे पति के पास जाना है। किसी ने कहा हमें माँ बाप के पास जाना है, तो वहीं से मैंने उनको भेज दिया पति के पास, माँ बाप के पास। इसमें नारी निकेतन, उनका नारी निकेतन आप क्यों भेज रहे हैं? मतलब इन्होंने क्या किया है? दे आर नॉट प्रोस्टिट्यूट्स। मतलब आप जहाँ लड़का बंद कर रहे हैं, समझ आता है ऑफेंस किया है, लेकिन इनको आप क्यों भेज रहे हैं? तो जहाँ तक मुझे आता है, मैंने 305 लड़कियों को रेस्क्यू किया था लखनऊ में, फैजाबाद के नारी निकेतन से। मतलब ये रिपोर्टेड केस है चावली वर्सेस स्टेट करके। इसमें कुछ थोड़ी सी राजनीति भी हुई। चूँकि मेरे यहाँ कोर्ट में भीड़ बहुत रहती थी, लड़कियों पर लंच बाद यही काम होता था, छोड़ने वाला काम होता था। अपने परिवार में मैं तो मिलाता था परिवारों को, मतलब छोड़ना क्या था, परिवारों को मिलाता था। तो इसमें मैटर फुल बेंच रेफर हो गया था। अल्टीमेटली उन्होंने पाया कि मेरा ऑर्डर सही था। सिर्फ इतनी बात थी कि केस कहीं और था, मेरे सामने आ गया था, इतनी बात थी। लेकिन ये केस आज भी मतलब एक माइलस्टोन केस है, क्योंकि जब नालसा की वहाँ मीटिंग हुई लखनऊ में, तो मुझसे जस्टिस अम्बानी ने पूछा कि हम क्या बताएं हमारा अचीवमेंट क्या है। मैंने कहिए कि हमने लीगल एड दे के 305 लड़कियों को छोड़ा है। हमने 3 लड़कियों के जरिए उनको लीगल एड भिजवाई, इनको उनके पास गई लीगल एड, उनका मेडिकल कराया, उसके बाद उन्हें छोड़ा। तो ये बड़ा ऑपरेशन था। हमने अच्छा, कोई ऐसा केस जिसमें लगा हो कि भाई ये दोषी है, यस, लेकिन आप उसको सजा न दे पाए हो? ये इसी तरह केस था। मेरे सामने एक बेल मैटर आया, लड़के का था, लड़की के गोद में बच्चा था। बेल आई मेरे सामने लड़के की कि पॉक्सो एक्ट लगा और 376 लगा। अब ये बात सही है कि लड़की माइनर थी, उसे साथ ले गए तो रेप भी किया था। मैंने सोचा, देखिए लड़का दोषी था अपेरेंटली, मतलब देखिए मैंने सोचा कि लड़की ये जो है, लड़की को ससुराल वाले रख नहीं रहे हैं क्या, इसकी वजह से लड़का जेल चला गया, मायके से डिस्कार्डेड है ये। लड़की कहाँ जाएगी? लड़की गोद में बच्चा है, इसे लेके कहाँ जाएगी? भाई कहाँ रहेंगी? लड़का जेल में है, कोई रखने वाला देखने वाला नहीं है। तो मैं जानता था कि लड़का दोषी है, फिर बेबना है। इन सर्कमस्टेंसेस में उसको बेल दी, लड़कियों को जमानत दी। और बहुत से केस में मैंने फिर प्रोसीडिंग क्वाश भी की। मैंने कहा लड़की, अब मुकदमा चलेगा, देखिए तो गवाही लड़की होगी, लड़की वहाँ जाकर कह देगी मैं तो अपनी इच्छा से गई थी, जो हमारे कह रही है, तो ऑफेंस तो बनेगा नहीं। तो जो मुकदमा 10 साल चल गए, कानून को हमने आज ही कर दिया, हमने 480 में प्रोसीडिंग क्वाश कर दी, छूट के घर चले गए। तो होते भी मैंने उनको छोड़ा। मैंने ये आप ये बताइए, बहुत से मेरे पास कॉल्स आते हैं जज लोगों की, जिला जज, इनकी शिकायत के लिए। तो जो लोग जज से पीड़ित है, ऐसा कोई जगह है जहाँ पर जज की शिकायत की जा सकती है? बहुत जगह है ऐसी। हमारे तो इतना ज़्यादा रेस्पॉन्सिव सिस्टम है हमारे यहाँ, तो ड्रॉप ऑफ हेड पे कार्रवाई हो जाती है। जैसे ही आपने कोई दरख्वास्त नाम से भेजें चाहे बिना नाम के भेजें, अगर हाई कोर्ट में शिकायत पहुँच गई तो आप समझिए कि उस पर कार्रवाई होने निश्चित है। और सिर्फ हमारे ही डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ के करप्शन के बेसिस पर लोग निकाले जाते हैं। आप बताइए करप्शन किस डिपार्टमेंट में नहीं है? मैं खुल के कह रहा हूँ। लेकिन डिसमिसल हमारे यहाँ होता है करप्शन ग्राउंड में। मतलब हर फुल वोट में 10-5 लोग निकाल देते हैं हम लोग। मतलब एक हमारे जज विजिलेंस का सेटअप हमारे यहाँ बना हुआ है। एक विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, सीनियर डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो विजिलेंस जांच करते हैं, जांच के बाद फिर डिपार्टमेंट इंक्वायरी होती है और निकाले जाते हैं, हर बार निकाले जाते हैं, हर फुल कोर्ट में। हमारे यहाँ बड़ा इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है हमारा करप्शन के मामले में। और ये देखते हैं जरूर कि निर्दोष न होने पाए, क्योंकि देखिए एक पार्टी हमेशा एग्रीड होगी, जज साहब फैसला करेंगे तो कोई नहीं पक्षकार तो वो शिकायत करेगा इन्होंने पैसे लेके काम कर लिया या इन्होंने बेईमानी से काम किया। तो जजमेंट गलत तो हो सकता है। जैसे हमारी समझ आज ये है, हमें लगता है कि दोषी हैं, हाई कोर्ट कहता है कि दोषी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं फिर दोषी हैं। तो हम अपनी समझ तो हमारी कमी हो सकती है, मे बी नॉट दैट कॉम्पिटेंट हमारे विजडम, लेकिन अगर हमने बेईमानी नहीं की है तो हम दोषी नहीं पाएंगे। तो हाई कोर्ट में 9 जज की कमेटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव जज की, हमारे इलाहाबाद में यही है। वो देखती है कि कोई एरर ऑफ जजमेंट तो नहीं है, लेकिन जहाँ लगे कोई एक्सटर्नियस फैक्टर ने काम किया है, वहाँ दे डू नॉट टेक इन मिनट, मतलब तुरंत कार्रवाई होती है और निकाल देते हैं हम लोग। जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा, ये जस्टिस वर्मा का केस आया हुआ है, आप थोड़ा बहुत तो देखे होंगे, तो ऐसे मामलों में क्या होता है जस्टिस वर्मा? देखिए ये आप हाई कोर्ट जज वाली बात कर रहे हैं। अभी आपने पूछा वो डिस्ट्रिक्ट जज के वाले ने पूछा था ना, डिस्ट्रिक्ट सिविल जज हैं, डिस्ट्रिक्ट उनके हाई कोर्ट जज में तो प्रोसीजर डिफरेंट है। हाई कोर्ट जज में चूँकि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी थी,
वरना तो कोई भी आदमी आके निकालना शुरू कर देगा, शिकायत पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि टफ बनाया प्रोसीजर कि इनको 124 आर्टिकल है, उसमें अमेंडमेंट, उसमें जो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट जज के लिए वही प्रोसीजर हाई कोर्ट जज निकालने के लिए। तो इनके अलावा इनके पास रास्ता केवल है कि रेजिग्नेशन दे दें, डिसमिसल इनका नहीं होता, फिर रिमूवल होगा, पार्लियामेंट से होगा। कोई और रास्ता नहीं है। इनके साथ यही हो रहा है। अब पार्लियामेंट का प्रोसीजर ये है कि पार्लियामेंट में अगर मोशन आता है, कोई कहते हैं 100 मतलब MP या 50 MP कहते हैं राज्यसभा में कि इनके जज को निकाला जाए, इन्होंने ये मिसकंडक्ट किया, ग्रेव मिसकंडक्ट किया है, जिसका प्रूफ भी है। तो ऐसे में फिर वो लोग कमेटी बनाते हैं, उसमें कमेटी में स्पीकर या राज्यसभा सभापति कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी में चेयरमैन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट जज होगा, एक उसमें चीफ जस्टिस होंगे और एक कोई जूरिस्ट होंगे, दोनों मिलकर वो स्पीकर या चेयरमैन तय करते हैं। ये कमेटी पूरी जांच करेगी जो एलिगेशंस हैं कि ये बात सही है, गलत है, नहीं है, अपनी रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट पर पार्लियामेंट में बहस होगी। अगर रिपोर्ट सही है, रिपोर्ट में लगता है कि निर्दोष है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट फिर MP लोग तय करते हैं कि हमें निकालना है, रखना है। मतलब सामान्यतः ये होता है अगर रिपोर्ट खिलाफ आती है तो जज रिजाइन कर देते हैं। ये आजकल के जो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट के जज, लोग जो इतना परेशान रहते हैं, लंबी लंबी फाइल होते हैं, तारीख पे तारीख होती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने तो बहुत शानदार काम किया। नहीं, मैं ये नहीं कहता। देखिए, मैंने शानदार काम नहीं किया, मैं कभी एक बारे में नहीं कहा, लेकिन मैंने जनता से जो लोगों की परेशानी महसूस की, मैंने यहाँ देख कर बताओ, मैंने लोगों की परेशानी महसूस की। मैंने कहा ना कि 2012 साल तक वो आ रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है, फाइनल रिपोर्ट 4 लाख पड़ी हुई है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। तो मैंने परेशानी महसूस की, तो मैंने फिर थोड़ा प्रोएक्टिव होके वो काम किए। मैं आज भी अपने नए सिविल जजेस को और उनको मैसेज दूंगा कि आप स्टेप्स कम कीजिए। दूसरा मेरा मैसेज ये था कि जो लिटिगेंट है उसका यही तो दोष है कि उसका मुकदमा आपके सामने है। कल को डॉक्टर हमसे मिसबिहेव करने लगे, हम डॉक्टर दिखाने जाते हैं या हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कमीशन वाले हमें डांटने लगे, कैसा लगेगा? तो हमें उससे, वो हमारे गेस्ट हैं, जो लिटिगेंट है गेस्ट, उसके पैसे से, उसी की कोर्ट फीस से हम लोगों की तनख्वाहें मिलती हैं। दे शुड बी रेस्पेक्टेड। वो अपने आप अपनी किस्मत ले आएंगे, आप उनका फैसला कीजिए। तो उनको साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बैठने की जगह व्यवस्था हो। और हमने तो ये भी कहा था कि नाम का शी लगा पुकार लगा करें, राम भरोसे वर्ष स्टेट बुलाते हैं ना, शी लगा के बुलाई उन्हें। और मेरा हर मजिस्ट्रेट को मैसेज था कि अगर आपकी कोर्ट में कोई गरीब है, वृद्ध है, महिला है या विकलांग है, पूछे जरूर कि भले उसका वकील तो ही पूछे बाबूजी आपको क्या परेशानी है, सो दैट उसे लगे कोर्ट उसकी भी है। मतलब ऐसा नहीं है कोर्ट केवल वकीलों की, जजों की है, मतलब है हम लोग बेसिकली लिटिगेंट के बने हैं। तो लिटिगेंट को अगर इंटरेस्ट ध्यान रखेंगे तो स्टेप्स कम हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि केस डिस्मिस डिफ़ॉल्ट हो गया, तो पहले होता है कि वो एप्लीकेशन देंगे, फिर सेक्शन 5 नोटिस जाएगा, फिर जवाब आएगा, फिर ऑब्जेक्शन होगा। तो इसमें बरस लगे, एक ही डेट पे करना है कर दीजिए। अभी आपको एग्जाम में दूँ, गोंडा में एक फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन पड़ी, 2 जज वहाँ पर हैं। तो एक जज के यहाँ पड़ी कि हस्बैंड ने दी एप्लीकेशन, पहले एक्सपायरी डाइवोर्स ले लिया, फिर दरख्वास्त दी कि जब वहाँ जज आगे बढ़ने लगे वाइफ के उसमें एप्लीकेशन में, तो जज ने उन्होंने दरख्वास्त दी कि जज बेईमान है, हमारे इनके यहाँ जज मिले हुए हैं, कहीं और ट्रांसफ़र कर दें। तो दूसरे बड़े प्रिंसिपल जज के पास गए, तो वाइफ ने कहा साहब तो हम आप जहाँ आप ही सुन लें, चाहे उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो प्रिंसिपल जज कहते हैं कि नहीं, पहले आप रिटन ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, फिर उनका जवाब मांगेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। ये ज़रूर, जब वो खुद ही कह रही है कि आप जहाँ चाहे भेज दें, फिर क्यों स्टेप्स? तो स्टेप्स कम करें, लोगों अपने आप को उसके शूज़ में रख के देखें कि वो अगर आप वहाँ तो क्या करते हैं। मान लीजिए आपको होता है, मेरी केस में यंग लड़का वकील आया, उनको नया सा था, सांवला छोटा सा गरीब सा, मतलब कमज़ोर से दिखाई पड़ा। तो मुझे आंखों में आंसू आ गए, मैंने कहा हम भी तो ऐसे थे। अपने आप को अगर सामने रख लेंगे, अगर आप सामने वाले के वकील खुद हो जाएंगे तो कभी समस्या नहीं आएगी। शुक्रिया सर, आप हमारे शो में आए। आपको ये शो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेकिन अगर जज साहब जो हमारे शो में आज आए हैं, उन्होंने खुद बताया कि अदालतों की स्थिति क्या है, तारीख पर तारीख मिलती है। तो जो ये शो जो जज देख रहे हों, डिस्ट्रिक्ट जज हों या हायर कोर्ट के जज हों, उस चीज़ को समझें कि जो अदालतें हैं वो जनता की सहूलियत के लिए बनी है। जनता जब जाए तो उन्हें वहाँ इंसाफ मिले। मैंने एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा करने वाले कि मैंने जो भी एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब उनको ये मत लीजिएगा कि आई एम ब्रैगिंग अबाउट दैट, लेकिन मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि मैंने किया और रिटायर हो गया, अब मेरे को बहुत महत्व होगा। अच्छा नहीं, हम तो जो अपना 49 साल से धंधे में, हम तो 49-50 साल हो जाएंगे साल। तो ये एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि अगर सही लगते हैं तो आप भी वैसा रेप्लिकेट कर सकें। मान लीजिए
इससे मेरा मतलब अपनी प्रशंसा करना नहीं है, ना मैं आत्ममुग्ध हूँ ना आत्म प्रशंसित हूँ, मतलब ये आपका बस बड़प्पन है। मैंने थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाए तो चीज़ें कुछ हद तक आसान हो सकती हैं, इतना ही करना है। और ये शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।